गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल में सूरजकुंड मेले का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हम बात कर रहे हैं सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले की। क्राफ्ट मेला है, याद रखना ये 2025 में ये इसका 38वां एडिशन है, 38 नंबर का एडिशन है। अभी 7 फरवरी को ये शुरू हो गया जो कि 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। कहां पे हो रहा है? हरियाणा के फरीदाबाद में। और याद रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, क्राफ्ट फेयर है। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट और याद रखना कि इसमें थीम स्टेट कौन है, तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। और पार्टनर कंट्री कौन है, तो जो बिम्स्टेक कंट्रीज है उनको यहाँ पे पार्टनर देश बनाया गया है। अब ये यहाँ पे मेले वाला प्रश्न है ना, तो इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट मेले जो न्यूज में रहे जो हम पढ़ते हैं वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ आज। एक तो ये हमने देख लिया अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है, सरस मेला जम्मू कश्मीर में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, माघी मेला पंजाब में और माघ मेला प्रयागराज में, झिंगा मेला पंजाब में, लक्खी मेला ये राजस्थान के सीकर में, गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर, श्रावणी मेला देवघर झारखंड, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार लगा था नई दिल्ली में, हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में, अंबुबाची का मेला असम में, मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में। और याद रखना ये कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कुंभ मेला ये 4 स्थानों पे लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। अभी प्रयागराज में चल रहा है। पुष्कर मेला राजस्थान में, नौचंडी मेला मेरठ में, सोनपुरी मवेशी मेला बिहार का फेमस है, परशुराम कुंड मेला भी हमने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मेलेज है, सब हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, एक साथ मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी फोर्ब्स की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची आई है, इसमें भारत को कौन से स्थान पे रखा है? आंसर होगा 12वें स्थान पे। तो अमेरिका के बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स, जिसने अभी 2025 के सबसे पावरफुल देशों की सूची जारी की है। इसमें पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया, चौथे पे यूके और भारत को 12वें स्थान पे रखा है। किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? फोर्ब्स के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको यहाँ पे एक काम करूंगा, अभी कुछ दिन पहले ही फोर्ब्स ने शक्तिशाली महिलाओं की और 50 ओवर 50 महिलाओं की सूची भी जारी की थी, वो भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। इसके अलावा 2025 में कौन कौन से इंडेक्सेस जो रैंकिंग वाले प्रश्न है, सूचकांक वाले प्रश्न है, वो मैं अभी आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो फिर अभी 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात एक्सपोर्ट में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? 6ठा स्थान, टॉप पे चाइना है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत 123वें नंबर पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। इसे नेचर एजिंग मैगजीन ने जारी किया। टॉम का ट्रैफिक इंडेक्स आया, उसमें सबसे भीड़ भाड़ वाला भारतीय शहर कोलकाता है और दुनिया में कोलंबिया का बेरेंक्विला। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक 25 है, टॉप पे अमेरिका है। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, टॉप पे ब्राजील है और भारत में टॉप पर कर्नाटक है। अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था, इसमें भारत 4थे स्थान पर है और अमेरिका पहले स्थान पर है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 की सूची में 3रे स्थान पर भारत है, टॉप पर चाइना है। और नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहले पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर गोवा को रखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फोर्ब्स की हमने बात करी, तो एक तो याद रखना भी फोर्ब्स की 2024 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची आई थी, इसमें 3 भारतीय थी, निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शॉ। इसके अलावा अभी फोर्ब्स ने ही 50 ओवर 50 नाम से वैश्विक सूची जारी की थी, उसमें भी 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। कौन कौन है वो? उर्मिला आशेर गुज्जूबेन के नाम से फेमस है, वो इस पूरी लिस्ट में 3रे स्थान पर है। एक बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ और एक शीला पटेल, तो ये भी ध्यान में रखना। और आज हमने पढ़ा कि फोर्ब्स ने 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है, उसमें भारत 12वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। तो अभी डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन को अभी लॉन्च किया है और इसने अभी 1 मीटर ऊंचे कंपोनेंट का सफल निर्माण भी किया है। तो अब इस प्रिंटर से रॉकेट और रक्षा क्षेत्र के बड़े कंपोनेंट्स का निर्माण किया जा सकेगा। बाकी इस मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन की बात करें तो ये मशीन आईआईटी हैदराबाद के डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्थित है
और ये लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली पर आधारित है। क्या होता है ये एक तेज और कुशल तकनीक है जो बड़े पैमाने पर मेटल कंपोनेंट्स बनाने के लिए उपयोग की जाती है। अब यहाँ पे एक तो डीआरडीओ की बात हो रही है, एक आईआईटी की बात हो रही है, और आपको याद होगा अभी कल या परसों ही अभी तक जितने भी आईआईटीज न्यूज में थे वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए थे, तो आज नहीं कराऊंगा। आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपको डीआरडीओ रिवाइज करवाता हूँ। उसके अलावा 3D से संबंधित और क्या क्या प्रश्न आप लोगों ने पढ़े हैं पिछले एक साल के अंदर अंदर, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो ध्यान से सुनना। पहले हम डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। नासा की भी इसी दौरान होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है समीर वी कामत, और डीआरडीओ के पहले चेयरमैन का नाम भी याद रखना, दौलत कोठारी है। इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। बाकी डीआरडीओ से और भी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न ही मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो अभी डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया था, इसका नाम गौरव है। और डीआरडीओ अभी इसने अग्नि 4 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था चांदीपुर उड़ीसा से। और ये जो अग्नि 4 मिसाइल है ये न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज होती है 4000 किलोमीटर तक। उसके बाद डीआरडीओ ने अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण किया था। ये MIRV टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब एक साथ ही बहुत सारे टारगेट हिट कर सकती है। मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत इसका परीक्षण किया गया। अभी डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को भी डेवलप किया IIT दिल्ली की सहायता से। वशोराद क्या है, कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको भी डीआरडीओ ने बनाया है। रेंज 6 किलोमीटर है। और एंटी टैंक ग्लाइड मिसाइल नाग मार्क 2 का भी अभी सफल परीक्षण किया गया, पोखरण में डीआरडीओ ने किया। और डीआरडीओ ने अभी भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए एक नई यूनिफॉर्म लॉन्च की थी, उसका नाम हिम कवच है। अच्छा, ये तो बात कर ली डीआरडीओ की। अब मैंने कहा था 3D प्रिंटेड से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि हमारा प्रश्न वही है। तो देखो, अगर पूछे देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल, ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को डेवलप किया, IIT गुवाहाटी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये बेंगलुरु में आपको मिलेगा, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का बना, तेलंगाना। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया, अग्निकुल कॉस्मोस। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया स्काई रूट एरोस्पेस ने। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 है, यह अमेरिका की एक रिलेटिविटी स्पेस कंपनी ने बनाया था। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस ये बना था IIT मद्रास में। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया ये डेवलप किया गया IIT हैदराबाद में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ, सऊदी अरब के जेद्दा में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण किया गया था यूनाइटेड अरब अमीरात में। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला गया, तो वाराणसी में। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो एक ही तरह के प्रश्न जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ये लगभग 12 प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए। अगर आप में से कोई पहली बार हमारे साथ क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं हम किस तरह से पढ़ाते हैं, हमारा क्या तरीका है पढ़ाने का। जिस तरह का प्रश्न होता है उसी से संबंधित आप मान के चले। पिछले 6 महीने या 1 साल के अंदर जो भी प्रश्न पढ़े हैं वो सारे मैं आपको उसी से लिंक्ड करके वैसे ही प्रश्न आपको रिवाइज कराता हूँ, ताकि आप चीजों को लिंक करके कोरिलेट करके आसानी से याद रख पाए। कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए। और चीज़ों को रिवाइज करने का, रिकॉल करने का यही एक बेस्ट तरीका होता है। जैसा प्रश्न हो उसी तरह के प्रश्न को आप एक साथ लिख लो या एक साथ याद कर लो, एक साथ पढ़ लो। रैंडमली तो कोई भी आपको कैसे भी पढ़ा देगा, उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती है और उतना आपको दिमाग में याद भी नहीं रहेगा। इसमें मेहनत लगती है और इससे फ़ायदा भी होता है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियोज़ को सपोर्ट ज़रूर किया करें। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना मेरे कहने पे। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। PDF आपको मिल जाती है अपनी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पे आयोजित की, तो आंसर होगा भारत में। तो हम बात कर रहे हैं विश्व फार्माकोपिया की अभी अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है, कहाँ पर, भारत में। भारत में भी कहाँ, नई दिल्ली में। ये इसका 15वां संस्करण है। अभी 5 फरवरी को ये शुरू हुआ और 7 फरवरी तक चली। इसका आयोजन कौन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। और यहाँ पे अभी भारत में इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे जो
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। वैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा हैं। अच्छा, क्या होता है ये फार्माकोपिया? तो दवाओं और रसायनों यानी कि केमिकल से जुड़ी जानकारी देने वाला एक आधिकारिक संग्रह है, एक कलेक्शन है। आप कह सकते हो ये किताब है। इसमें दवाओं के निर्माण, उसके वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और नियंत्रण से जुड़े काम करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी को फार्माकोपिया कहते हैं। अच्छा, इसकी इस बार 15वीं बैठक हुई है। अगर पूछूं इसकी पहली बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी? 2012 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। वैसे आप जानते हो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को और उसके हेड हैं डायरेक्टर जनरल कौन? टेड्रोस अधानोम। वैसे ये समिट वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स, कुछ बैठकें, कुछ सम्मेलन में आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो हमने पढ़ा अभी वर्ल्ड स्टील कांग्रेस 2024 का आयोजन हुआ था रांची में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 हुआ था बार्सिलोना में। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस 2024 ये 10वां एडिशन हुआ था देहरादून में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 हुआ चेन्नई में। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट हुआ काजीरंगा असम में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 हुआ जयपुर में। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन हुआ वाराणसी में। COP29 जिसका संबंध है क्लाइमेट चेंज से, अभी बाकू अजरबैजान में हुआ। वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 भारत में हुआ पहली बार। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ अभी भारत में। COP16 जिसका संबंध बायोडाइवर्सिटी से है, अभी कोलंबिया में हुआ। 2025 में अभी 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ और पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अमेरिका के बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा किस देश ने कर दी है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो अमेरिका के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से अलग हो रहा है। और उसके बाद अभी अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है जेवियर माइली, अभी उन्होंने भी WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। और कारण क्या बताया? तो अर्जेंटीना की सरकार अपने देश के प्रति WHO की नीतियों से नाखुश है। ये कारण बताते हुए वो अब WHO से अलग हो रहा है। आपको बता दूं, WHO में अर्जेंटीना का जो वार्षिक योगदान है वो लगभग $8 मिलियन का है। लेकिन अमेरिका ये WHO में अब तक का सबसे बड़ा योगदान करता है। पिछले साल 2024 में अमेरिका ने WHO को लगभग $950 मिलियन की फंडिंग दी थी। अब बात यहाँ पे अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिकी देश है। कैपिटल होती है ब्यूनस आयर्स। करेंसी है पीसो। प्रेसिडेंट है जेवियर माइली। और अर्जेंटीना से क्या याद आता है आपको? एक तो ये याद आता होगा कि अर्जेंटीना ने पिछले साल ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया था। और मेरी जहाँ तक मुझे याद है 2 बार तो एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि किस देश ने मना कर दिया था। और याद आना चाहिए पिछले साल जो कोपा अमेरिका हुआ था, कोपा अमेरिका एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, उसको लगातार दूसरी बार अर्जेंटीना ने जीता। और अर्जेंटीना ने किसको हराया था? कोलंबिया को हराया था, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा पनामा। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी को बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या इसे कभी कभार सिल्क रोड या सिल्क रूट भी कह देते हैं। ये चीन की एक पहल है और इसकी घोषणा चीन ने कब की थी? 2013 में, जिसका उद्देश्य है यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप तक अपना सामान पहुंचाना और इसके लिए वो भूमि और समुद्र के रास्तों से महाद्वीपों को जोड़ना चाह रहा है। और अभी पनामा के जो राष्ट्रपति हैं जोसेफ मुलिनो, अभी उन्होंने कहा, बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के जो अभी 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं के दबाव में आकर के हम चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो रहे हैं। पहले वो इसमें शामिल था। डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव बनाया कि भैया बाहर हो जाओ वरना फिर देख लेना। तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर के हम इस चाइना का ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, हम इससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। और इस तरह से पनामा ये पहला लैटिन अमेरिकी कंट्री बन गया है इससे बाहर होने वाला। पिछले साल आपको याद होगा ब्राजील जो देश है वो इससे बाहर हो गया था, मतलब उसने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। और लेकिन हमारा एक पड़ोसी देश है वो इसमें शामिल हो गया था। कौन सा बता सकते हो? मैं बात कर रहा हूँ नेवला, नेपाल की। शामिल हुआ था, पढ़ा था हमने। आगे देखो यहाँ पे पनामा की बात हो रही है, तो ये रहा मैप में पनामा, आप देख लो। कैपिटल पनामा सिटी होती है, करेंसी US डॉलर चलती है, प्रेसिडेंट है
जॉस राउल मुलिनो। और ये भी आपको याद होगा पिछले साल ये एक और कारण से नाम न्यूज में था पनामा का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97 नंबर का फुल मेंबर कंट्री बना था पनामा। और ये 2 बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, एक तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आया था और एक और किसी एग्जाम में आया था। पनामा कैनाल किसे किसे आपस में जोड़ती है? तो याद रखेंगे अटलांटिक सी और पैसिफिक ओशियन को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी फरवरी में ही आरबीआई ने रेपो दर को घटा करके कितना कर दिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, बताता हूं क्यों। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 6.25%। एक्चुअली में अभी आरबीआई ने लगभग 5 सालों के बाद रेपो रेट को घटा दिया है। अभी इसमें 25 बेस पॉइंट की कटौती की है, तो अब रेपो रेट कितना हो गया है? 6.50% से घट करके 6.25% हो गया है। अब इससे क्या फायदा होगा क्या? हाँ, इससे जितने भी लोन वगैरह जो बैंक वगैरह देती है वो सस्ते हो सकते हैं, ईएमआई वगैरह जो होती है वो कम हो सकती है। क्या होती क्या है ये रेपो रेट? तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और बैंक इसी लोन से अपने कस्टमर्स को आगे लोन देता है। तो अगर आरबीआई बैंकों से कम इंटरेस्ट लेगा तो जो बैंक हैं वो भी अपने कस्टमर से कम इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज लेंगे। अगर आरबीआई इसको बढ़ा देगा तो उधर से लोन भी महंगे हो जाएंगे। ऐसे चलता है। और इसका उल्टा क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है। यानी कि जो बैंक हैं वो आरबीआई के पास में अपना जो पैसा रखते हैं उसके बदले आरबीआई बैंकों को जो इंटरेस्ट देता है, जो ब्याज देता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और ये हमेशा रेपो रेट से कम ही होता है। तो अभी वर्तमान में बात करें तो रेपो रेट कितना चल रहा है? 6.25% हो गया, और रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% है। बाकी बात आरबीआई की हुई है, तो इसके कुछ स्टैटिक जानते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स में आपको और याद दिलाता हूं। देखो, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना होती है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे, नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। वर्तमान में गवर्नर नए बने थे, संजय मल्होत्रा 26 नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई से कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे क्या? आपको याद होगा आरबीआई ने अभी यूएलआई लॉन्च किया, मतलब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, फुल फॉर्म याद रखना। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर थे, इनको शीर्ष सेंट्रल बैंकर का दर्जा दिया गया, A+ रेटिंग दी गई थी। उसके अलावा सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई 12वें स्थान पे था। टॉप पे फेडरल रिजर्व है जो कि अमेरिका का है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अभी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया था? डॉक्टर नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह को। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर किसे बताया था? शक्तिकांत दास को ही, जो कि हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर रहे। और आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं आरबीआई से संबंधित, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी हाल ही में कर्नाटक को आधिकारिक रूप से नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है। ये घोषणा अभी कर्नाटक के आखिरी नक्सल, जिसका नाम था कोतेहुंडा रविंद्र, उसके सरेंडर के बाद की गई है। और यहां पर लागू आत्मसमर्पण नीति के अनुसार रविंद्र को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। उसके अलावा 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। उसके अलावा स्किल ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी ताकि वो मुख्य धारा में फिर से लौट सके। भारत में अगर नक्सलिज्म की बात करें तो नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से ये शुरू हुआ था। नक्सलिस्ट, इसके कई उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना चाहते हैं, और ये भारत के कई राज्यों में सक्रिय हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वगैरह। और इनमें से बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार सबसे अधिक प्रभावित है नक्सलियों से। वैसे केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2026 तक भारत से नक्सलिज्म को समाप्त करना। अब बात यहाँ पे कर्नाटक की हुई है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु हो गई, मुख्यमंत्री हो गए सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। उसके अलावा हमने पढ़ा भी सर्वाधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वाला ये राज्य बना कर्नाटक। कीर सिटी लॉन्च करने की घोषणा की थी यहाँ पे। कीर मतलब होता है नॉलेज, हेल्थ, इनोवेशन, रिसर्च।
बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया था बेंगलुरु में। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम है इसका। भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया अभी स्पेस फील्ड ने, बेंगलुरु का स्टार्टअप है। सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पे करने की घोषणा की कर्नाटक ने। और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना यहाँ पे लॉन्च की गई। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली यहाँ शुरू हुई। अभी 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 कर्नाटक ने जीत लिया, 5वीं बार विदर्भ को हराया। और अभी हमने पढ़ा था राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था केरल के बाद, कौन? कर्नाटक। ठीक है, तो इन सब कारण से कर्नाटक न्यूज में ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां पर चंद्रयान से चुनाव तक नाम से एक पहल शुरू की? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अभी चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक नाम से एक पहल शुरू की। उद्देश्य इतना है, अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाकर मतदाताओं में जागरूकता और उत्साह बढ़ाना। इसमें मतदान केंद्रों को चंद्रयान और गगनयान मॉडल से सजाया गया। बायोस्कोप और टेलीस्कोप के जरिए ग्रहों की इंटरैक्टिव झलकियां यहाँ पे प्रदर्शित की गई और अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाक में मतदाताओं को मतदान केंद्र के भीतर ले जाया गया। तो याद रखना, कहां पर? चंद्रयान से चुनाव तक नाम से एक पहल शुरू की अभी चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं वहां पे। अब वैसे तो देखो यहाँ पे चुनाव आयोग की भी बात हुई है, दिल्ली की भी बात हुई है, तो चुनाव आयोग की पहले बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख है संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में। स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए वोटर्स डे आप 25 जनवरी को मनाते हो। वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार हैं 25वें नंबर के। पहले नंबर के कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला पूछेंगे तो VS रमा देवी। 2 नए इलेक्शन कमिश्नर पिछले साल बने थे, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो अभी तो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने देखा था पिछले साल यहाँ पे जो तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी आतिशी बनी थी। अब देखते हैं क्या होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। यहाँ पे दिल्ली में जो राजपति आप जानते ही हो, नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको दिल्ली से करवाऊं तो अभी पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ भारत में नई दिल्ली में। और कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ नई दिल्ली में। भारत ने दूसरी बार इसको होस्ट किया। दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे के परिसर में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन भी हुआ था नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने कहां पर अपना वैश्विक केंद्र शुरू किया? नई दिल्ली में। प्रोजेक्ट अभिशक्ति यहाँ शुरू हुआ था। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ यहाँ। पहले आरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ यहाँ, जिसका उद्देश्य था आयुर्वेद को बढ़ावा देना। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट था। औषधि विनियामक प्राधिकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इसका आयोजन भी हुआ था भारत में, नई दिल्ली में हुआ था। भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया था। अच्छा, वैसे देखो ये शीट मैं रेगुलर स्टूडेंट्स को तो बताता ही हूँ और उनको पता भी है कि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ लिखा हुआ, भाई मेरे को हिंदी आती है तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ, है ना। जबरदस्ती अंग्रेजी आती नहीं है, 2-4 वर्ड बोलूंगा जिसमें से 5-6 गलत निकल जाएंगे। क्या मतलब है? शो ऑफ करने से। तो मुझे हिंदी आती है, हिंदी में पढ़ाता हूँ, लेकिन लिखित जो होता है यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है। तो जहाँ पॉसिबल होता है ऊपर की साइड में हिंदी लिखता हूँ, नीचे की साइड अंग्रेजी लिखता हूँ। तो जो अंग्रेजी वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश रीड कर लें, जो हिंदी वाले मेरे साथ हिंदी रीड कर लें। लेकिन किसी किसी शीट में कंटेंट ज्यादा होता है तो पूरी एक शीट, जैसे कि अभी ये वाला है, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसके पीछे वाली जो शीट होती है वो अंग्रेजी में मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ स्क्रीन पे जो पढ़ा रहा हूँ मैं, एक साथ दोनों शीट तो आ नहीं सकती, पीपीटी एक बार में एक ही आएगी, है ना, ये आप समझते हो। तो इंग्लिश वाली इसके पीछे होती है, तो वो आपको मिल जाएगी कहाँ पे? PDF से। तो उसकी दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं पता, कोई अगर पहली बार देख रहे हो तो उनको बता दूं, बाकी आप सबको तो पता ही है। वो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आया ना, इसलिए मुझे याद आ गया। बाकी अगला देखो, एंटी ओपन बर्निंग अभियान ये यहाँ पे शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था प्रदूषण को नियंत्रित करना। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना भी यहाँ शुरू हुई थी। संजीवनी योजना की बात कर ले, महिला सम्मान योजना, ये सब दिल्ली में शुरू हुई थी। ये तो अभी आप सरकार ने इसको शुरू करने की घोषणा की थी कि भैया हम जीत जाएंगे तो ये शुरू होगी। अच्छा, वैसे आप लोग मुझे बताना, आप लोगों के लिए 2 प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि जो चंद्रयान 3 है हमारा, ये चंद्रमा पे कब पहुंचा था, ये आप बताना, डेट और ईयर दोनों बताना, और उसे हमने किस रॉकेट से लॉन्च किया था ये बताओ। बाकी जो चंद्रयान 4 है
अभी ऐसा कहा जा रहा है कि भारत 2027 में चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है, तो आंसर होगा इटर्नल। तो फूड डिलीवरी कंपनी है जोमेटो या जोमेटो, कुछ भी बोल दो, और अभी इसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। हालांकि ग्राहकों के लिए जोमेटो ब्रांड नेम और उसके एप्लीकेशन और सर्विसेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि जो इसका स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है ना कंपनी, तो वहां पे इसका नाम अब जोमेटो नहीं दिखेगा आपको, इटर्नल इसका नाम वहां पे नजर आएगा। जोमेटो के सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल है। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय सेना ने कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? विजय दुर्ग कर दिया, ये ध्यान रखना। अच्छा, वैसे तो कल भी मैंने आपको 8-10 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे जिसमें हमने देखे थे जिन जिनके अभी नाम बदले। अभी कुछ और मैं आपको इसी तरह के प्रश्न बताता हूं जिनमें नाम बदले गए। ये कल वाली शीट से अलग शीट है। जैसे कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग रखा गया था। महाराष्ट्र में इतवारी स्टेशन को अब सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया कहते हैं। मुंबई के वारसोवा समुद्री मार्ग को वीर दामोदर सावरकर जी के नाम पे रखा गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर कर दिया। मुगल गार्डन अमृत उद्यान हो गया। राजपथ कर्तव्य पथ हो गया। अंडमान निकोबार में जो माउंट हैरियट है उसको माउंट मणिपुर कहते हैं। रेल यूनिवर्सिटी को गति शक्ति यूनिवर्सिटी। पुरानी संविधान भवन को संविधान सदन कहा गया। और उत्तर प्रदेश के काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आज ये हमने नई शीट देखी है, नेम चेंजेस से संबंधित है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा, एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। पीडीएफ कहाँ मिल जाती है? टेलीग्राम पे। क्विज लगाना चाहते हो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में होते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी फीस्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया इसरो ने। फिर पूछा पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर पूछा अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में अभी कौन सा स्थान मिला? पहला स्थान। और 27 फरवरी 2025 को नासा एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च करेगा, नाम क्या है? स्पेरेक्स। अभी मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है, तशेगो गेलाय, साउथ अफ्रीकी है। और अभी भारतीय सेना ने कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या कर दिया? विजय दुर्ग। प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये कहां पर है? सिक्किम में। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए? यूएनएचआरसी। और सिमोना हालेप ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध टेनिस से है, रोमानिया की प्लेयर है। और आखिरी प्रश्न पूछा कि वर्ष 2025 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक कब आयोजित किया जा रहा है? 2 से लेके 8 फरवरी 2025 तक। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 17 जून को मनाया जाता है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।